हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि भारत में गोल्ड की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। गोल्ड की स्थिति के बारे में ये जानेंगे कि गोल्ड में, देखिए आपको पता है कि गोल्ड के हाल ही में कीमतों में जो उतार चढ़ाव आया है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। गोल्ड को जो मैक्सिमम देखा जाए वो 2 लाख रुपए तक गया है ना। और फिर अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले तक गोल्ड काफ़ी नीचे था और लगभग 200 150 100 से 150% तक गोल्ड में इजाफा देखने को मिला है। और अभी जो कीमत है वो लगभग 1,55 के आसपास है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लगभग 1,55 से 1,60 के बीच में है। और 2 लाख तक इसका हाईएस्ट जो है वो हमने देखने को गया है। देखिए, गोल्ड, अगर जब टॉपिक इतना उतार चढ़ाव आ रहा है गोल्ड में और सिल्वर में, तो ऐसा क्या जरूरी नहीं है कि क्यों, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बात पे हो जाता है कि इस पे यूपीएससी अपने प्रश्न बनाएगा, है ना। यूपीएससी बनाएगा। यूपीएससी के क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि यूपीएससी सिर्फ ये नहीं बनाएगा कि गोल्ड की कीमत क्यों बढ़ी, वो तो मेंस का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन उसमें एक फैक्चुअल डेटा जो होता है गोल्ड का, कि भारत, गोल्ड एक टॉपिक रह गया ना, गोल्ड एक, इसने सबको प्रभावित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा गोल्ड के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। गोल्ड के बारे में देखेंगे कि गोल्ड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं यूपी में। और गोल्ड के बारे में ये देखेंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है। साथ में हम ये देखेंगे कि जैसे कि गोल्ड से संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी थी। और साथ में किम्बरले प्रोसेस भी देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ गोल्ड। ठीक है। गोल्ड, देखिए गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड के मामले में इसके कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं पहले। ठीक है। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि गोल्ड, जो भारत गोल्ड को आयात करता है ना, गोल्ड, सबसे पहले तो आयात के मामले, खपत के मामले में देखते हैं कि गोल्ड की जो खपत है भारत में, वो मान लीजिए कि खपत के मामले में भारत विश्व में सेकंड नंबर पर रहता है। किस मामले में? गोल्ड की, सोने की भारत में खपत, खपत में सेकंड रैंक, सेकंड रैंक है। अगर सेकंड रैंक भारत की है तो फर्स्ट किसकी होगी? फर्स्ट आपकी है, इसमें फर्स्ट रैंक है चाइना की। फर्स्ट रैंक है किसकी है? चीन की। ठीक है। फर्स्ट रैंक चीन की है। दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट बन सकता है कि भारत गोल्ड का कितने परसेंट आयात करता है। तो भारत अपने यहाँ खपत होने वाले गोल्ड का, भारत मतलब सेकंड रैंक पे है, तो जितनी खपत भारत में होती है उसका लगभग 86% भारत आयात करता है। 86% आयात करता है। और आयात के मामले में भारत की जो रैंक है, आयात को लेके भारत की जो रैंक है 86% के साथ, वे रैंक इसकी है, फिफ्थ रैंक है। फिफ्थ रैंक है। और भारत जो सबसे ज्यादा आयात करता है वो किस देश से करता है? सर्वाधिक आयात स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से सर्वाधिक आयात करता है। तो हमने देखा भारत में खपत कितनी है, सेकंड रैंक है खपत के मामले में। भारत में जो खपत होती है उसका कितने परसेंट भारत आयात करता है? लगभग भारत आयात करता है गोल्ड का 86% तक। और भारत में जो आयात के मामले में जो रैंक कितनी है भारत की? फिफ्थ रैंक है। और सर्वाधिक आयात भारत किससे करता है? स्विट्जरलैंड से करता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, फॉरेक्स रिजर्व में चार चीजें आती हैं, एचडीआर आता है और जो विदेशी मुद्रा आती है और गोल्ड आता है ना। तो भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है, भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग है 700 बिलियन डॉलर। 700 बिलियन डॉलर का ये भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। अब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर गोल्ड आता है। अब मानिए कि इसके अंदर जो गोल्ड है ना, इसके अंदर लगभग जो गोल्ड है वो कितना है? 850 मिलियन टन। 850 मिलियन टन इसका गोल्ड है। ठीक है। 850 मिलियन टन। अब भारत के अंदर 850 मिलियन टन गोल्ड आता है, फॉरेक्स रिजर्व नहीं आता। और इसके मामले में, मतलब 850 मिलियन टन के मामले में इसकी जो रैंक आती है, रैंक भारत की कौन सी है? एट्थ रैंक पर है। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है अमेरिका। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। तो मैंने आपको क्या बताया
भारत सोने में खपत के मामले में सेकंड रैंक पर आती है, ठीक है। भारत गोल्ड का 86% का आयात करता है और 86% आयात के साथ भारत की गोल्ड के मामले में फिफ्थ रैंक है। सर्वाधिक आयात स्विट्जरलैंड से करता है, ठीक है। और इसके मामले भारत का फॉरेक्स रिजर्व कितना है, $700 बिलियन है, ठीक है। और जिसमें से जो गोल्ड है वो 850 मिलियन टन उसका रिजर्व है। और जिसमें इसकी रैंक है इसकी जो एक मिनट रैंक, इसकी जो रैंक है वो कितनी है, 8th नंबर पे है। और फर्स्ट पे कौन है, अमेरिका। ये हमने देख लिया भारत की रैंकिंग के मामले में किसमें कितना रिजर्व है, क्या रखता है। लेकिन आपको पता है, देखिए एक चीज और है कि सबसे बड़ी बात है कि भारत जब गोल्ड का इतनी बड़ी मात्रा में आयात कर रहा है, 86% पे आयात कर रहा है भारत गोल्ड का, तो आपको पता है कि 86% आयात के साथ भारत का सबसे ज्यादा मात्रा में आयात करने में होता क्या है, जब आप आयात करते हैं तो विदेशी मुद्रा में आयात करते हैं, यानी कि आप गोल्ड को जब 86% तक लेके आ रहे हैं तो इसके बदले में क्या जा रहा है भारत से, भारत से रुपया तो जा नहीं रहा, भारत से जा रहा है डॉलर। तो जब भारत से डॉलर जा रहा है, बड़ी मात्रा में भारत से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह हो रहा है, तो हमें इसको रोकने की जरूरत थी। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार 2015 में स्कीम लेके आती है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। देखते हैं क्या, एक स्कीम लेके आती है, इसका नाम क्या था, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। ये स्कीम कब लेके आ रही है सरकार, ये लेके आती है 2015 में। 2015 में सरकार स्कीम लेके आती है। और इस स्कीम के तहत इसको लेके, इस स्कीम के तहत 3 पार्ट्स में इसको बांटा जाता है, इसके 3 पार्ट्स किए जाते हैं। यानी कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में कहा जाता है कि आप अपने घर में जो गोल्ड है, घर से या फिर जो मंदिर है, इनका गोल्ड है वो सरकार के पास चला जाए, ठीक है। सरकार के पास जब ये गोल्ड चला जाएगा तो सरकार के पास गोल्ड रिजर्व तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एक रिजर्व रखने के साथ सरकार को डॉलर से रुपया गोल्ड मंगाना नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पास विदेशी पूंजी भी एक बड़ी मात्रा में रहेगी। तो इसका ये पर्पस था स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का। तो इस पर कहा गया कि न्यूनतम 2015 में आती है जिसकी न्यूनतम 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड आपको रखना होगा इसके, इस योजना के तहत सरकार के पास। अब ये स्कीम 3 भागों में डिवाइड थी। 3 भागों में कैसे थी, 3 भाग थे इसके, 3 भाग थे। जैसे कि एक था शॉर्ट टर्म, ये था आपका 1 से 3 साल, ठीक है। दूसरा था मीडियम टर्म, ये था 5 से 7 साल। और एक था लॉन्ग टर्म, ये था 12 से 15 साल, ये वर्ष, ठीक है। अब हुआ क्या कि सरकार ने जो ये वाली जो स्कीम थी, देखिए शॉर्ट टर्म जो था ना, ये वाला जो था शॉर्ट टर्म, ये इसको देते हैं कौन, बैंक देते हैं इसको, इसको बैंक देते हैं। और बैंक इस पर ब्याज देते हैं, जिस ब्याज की देर ब्याज इस पर जब आप शॉर्ट टर्म के तहत आप अपना गोल्ड ले जाके, मिनिमम कितना रखना होगा आपको, 10 ग्राम रखना होगा। इसके तहत आप अपना गोल्ड ले जाके अगर बैंक को देते हैं तो बैंक आपको क्या करता है, 1 से 3 वर्ष तक के लिए बैंक में रखा जाता है और बैंक आपको ब्याज देता है। और ब्याज कितना रहता है, इंटरेस्ट कितना रहता है, तो इंटरेस्ट रहता है वो रहता है 1 से लगभग 1% के आसपास इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। 0.8 हो सकता है, लगभग 0.5 से 0.1% के आसपास इसका इंटरेस्ट रहता है। तो वह बैंक आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं इस पर। लेकिन ये जो 2 स्कीम है, यानी कौन सी, एक आपकी मीडियम वाली, ये मीडियम वाली, और आपकी लॉन्ग टर्म वाली, इस पे ब्याज कौन देता था, ये डायरेक्ट आपको सरकार ब्याज देती थी, सरकार इस पे इंटरेस्ट देती थी। और ये इंटरेस्ट होता था, इस पे इंटरेस्ट होता था लगभग 2.5% के आसपास, और इसमें होता था 2.5% प्लस, ठीक है, 2.5% प्लस। इस पर 2 से 2.5% होता था, इस पर 2.5% से ज्यादा होता था इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म वाला है, बैंक देता है 1% के आसपास इंटरेस्ट, ये मीडियम टर्म वाला और लॉन्ग टर्म वाला सरकार देती थी, ये आप सरकार अपने पास रखती थी, सरकार देती थी। इस वजह इसकी जवाबदेही सरकार की होती थी। मीडियम टर्म पर 2 से 2.5% लगता था, उसमें 2.5% से ज्यादा मिलता था ब्याज। लेकिन अभी हाल ही में क्या परिवर्तन हुआ है, हाल ही में यह परिवर्तन हुआ है कि सरकार ने गोल्ड में, देखिए उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, और इस उतार चढ़ाव के चलते सरकार ने क्या किया, सरकार को दिक्कत हुई, सरकार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में दिक्कत, मतलब सरकार को भी इसकी दिक्कत हो सरकार के पास। तो सरकार ने क्या किया, इसको इस स्कीम को, इस वाले को
लॉन्ग टर्म वाले को, मीडियम टर्म वाले को समाप्त कर दिया, इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। और वर्तमान में कौन सा अस्तित्व में है? अभी ये शॉर्ट टर्म वाला अस्तित्व में है। और सरकार ने बैंकों से कहा है कि अगर आप इसको बनाए रखना चाहते हैं तो रखिए, ये उनकी स्वेच्छा के ऊपर है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे, ना देना चाहते तो नहीं देते। लेकिन वर्तमान में ये अभी है, लेकिन इस वाले को सरकार ने खत्म कर दिया है। तो कौन सी योजना? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत 2015 में ये लाई गई थी। और इसका पर्पस क्या था कि जो आपके घरों में गोल्ड है वो आप जाके सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास आप रिजर्व रखें, ताकि सरकार के पास एक मिनिमम गोल्ड भी हो जाए, और इसके अलावा सरकार को बाहर से गोल्ड आयात ना करना पड़े। ठीक है। और अभी सरकार ने तीन इसके भाग थे, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, जिसमें मीडियम और लॉन्ग को खत्म कर दिया है सरकार ने, शॉर्ट टर्म वाला अभी बचा हुआ है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा, क्या तीनों खत्म कर दिए? तो नहीं, तीनों खत्म नहीं करे हैं, शॉर्ट टर्म वाला अभी बचा हुआ है। देखिए, इसको सरकार लेके क्यों आई थी? इसको सरकार लेके इसीलिए आई थी, सरकार को क्या लाभ होगा? जैसे मैंने आपको बताया, एक तो विदेशी मुद्रा जो है, हमारी विदेशी पूंजी है, वो बची रहेगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा? लोगों को जो उनके पास गोल्ड रखा रहता है उस पर उनको ब्याज मिलेगा। अभी आपके पास अगर घर में गोल्ड रखा हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस पर क्या होगा? ब्याज मिलेगा। लेकिन उसको नुकसान क्या हुआ? लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया ज्यादा, और नुकसान ये, दिक्कत ये हुई कि सरकार जो है वो उस गोल्ड को बाद में जो आपको लेके देगी गोल्ड, इस पर ब्याज तो देगी, लेकिन जब आप वो मेच्योरिटी हो जाएगी इसकी, मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए रखा, 15 साल बाद इसकी मेच्योरिटी हो गई, तो सरकार जो आपको गोल्ड देगी उसको पूरा पिघला देगी, वो आपको एक नए सिरे का गोल्ड देगी। तो जो लोग थे उनका एक भावनात्मक संबंध होता है गोल्ड से, तो लोगों ने गोल्ड रखा ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, सरकार गोल्ड रखा ही नहीं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो सरकार को जितना डेटा लग रहा था कि इतना गोल्ड निकल के आ जाएगा, उतना गोल्ड नहीं आया, और बाद में सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया। ठीक है। दूसरे एक और योजना देखते हैं सरकार की, दूसरी एक और देखते हैं, इसका नाम था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है। अब इस स्कीम में क्या हुआ? ये भी कब लेके आई गई थी? ये भी लाई गई थी 2015 में, ये भी 2015 में लाई गई थी। और इस स्कीम में क्या था? इस स्कीम में देखिए, उसमें आप न्यूनतम 10 ग्राम रख सकते थे, लेकिन इस स्कीम में आप मिनिमम जो था, न्यूनतम 1 ग्राम से अधिकतम 4 kg तक, 1 ग्राम से 4 kg तक आप रख सकते थे। ये 4 kg जो था ये परिवार के लिए था, और यही चीज अधिकतम में 20 kg थी, ये ट्रस्ट के लिए थी। अगर कोई परिवार रखना चाहे तो अधिकतम 4 kg, और कोई ट्रस्ट रखना चाहे तो अधिकतम 20 kg तक रख सकता था। देखिए, पहली वाली स्कीम में क्या था? 3 अवधि में थी। पहली वाली बैंक के माध्यम से, ये वाली जो आपकी होती थी, ये इसकी अवधि थी कितनी? 8 वर्ष की। इसकी मैच्योरिटी अवधि कितनी थी? 8 वर्ष। 8 वर्ष की अवधि थी, लेकिन आप इसे 5 वर्ष के अंदर भुना सकते थे। 5 वर्ष में भुना सकते थे। ठीक है, 5 वर्ष में भुना सकते थे, इसकी मैच्योरिटी अवधि थी। और इसमें इस स्कीम को जो जवाबदेही तय थी वो आरबीआई के द्वारा थी। किसके तहत थी? आरबीआई के द्वारा, आरबीआई। और इसमें आपको क्या मिलता था? इसमें आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्या करती थी सरकार? जैसे आपने सरकार को गोल्ड दिया, मान लीजिए कि आपने सरकार को 100 ग्राम के आसपास गोल्ड दिया। ठीक है, 100 ग्राम के आसपास आप गोल्ड देते हैं, तो सरकार आपको एक कागज दे देगी कि आप ये कागज रखिए, और इस 100 ग्राम के बदले आप कागज रखिए। अब सरकार आपको ब्याज देती, इसमें ब्याज भी था, सरकार आपको ब्याज देती रहेगी, और ब्याज लगभग इसमें था, लगभग 2.5% के आसपास ही इसमें ब्याज था। अब सरकार आपको ब्याज देगी, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी हो जाएगी, तो मैच्योरिटी के बाद सरकार आपको क्या करती थी? उस समय पे जो उस गोल्ड का पैसा होता था, उस समय पे सरकार आपको उतना पैसा आपके अकाउंट में देती। पहले वाली स्कीम में सरकार गोल्ड देती थी, लेकिन गोल्ड को पिघला के नए सिरे से देती थी। इस वाले अकाउंट में, इस वाली स्कीम में क्या होता था? सरकार आपको गोल्ड ना देके गोल्ड की जगह पर पैसा देगी, पर ब्याज इसमें भी देता था। और ब्याज कितना रहता था इसमें? अगर ब्याज की बात की जाए, ब्याज इसमें रहता था लगभग 2.5%। 2.5% के आसपास इसमें भी ब्याज रहता था। ठीक है। और मैच्योरिटी 8 वर्ष की थी, 5 वर्ष में बना सकते थे, न्यूनतम 1 ग्राम, अधिकतम 4 kg परिवार के लिए, 20 kg ट्रस्ट के लिए। 2015 की स्कीम थी, और आरबीआई द्वारा इसका संचालन होता था, और न्यूनतम ब्याज इसमें 2.5% होता था। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि सरकार क्या करती थी? आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा देगी। लेकिन देखिए, जो ऊपर वाली स्कीम थी उसमें एक चीज और थी, उसमें जो था वो टैक्स नहीं लगता था। जैसे आपको जो भी इनकम हो रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसमें क्या लगता था? टैक्स लगता था। इसमें क्या लगता था? इनकम जो ब्याज लगता था ना, ब्याज, इसमें यहां लिख देता हूं, ब्याज, ये टैक्सेबल था। ब्याज जो था ये टैक्सेबल था।
ठीक है। और वो जो ऊपर वाली स्कीम थी स्वर्ण विद्युतीकरण योजना, वो उसमें जो ब्याज था वो टैक्सेबल नहीं था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह थी, इसमें देखिए आरबीआई इसको भुना सकता था। अब आपने मान लीजिए 5 इसकी मैच्योरिटी को बॉन्ड को खरीद लिया, अब मैच्योरिटी के 5 वर्ष के बाद आप गए और आपने आरबीआई से बोला कि ठीक है हमें पैसा दे दो, तो आरबीआई आपको पैसा दे देगा। तो जो पैसा आपको आरबीआई देगा, तो जो आपको पैसा उस समय पे मिलेगा, मान लीजिए गोल्ड की रेट फॉर एग्जांपल कि आप 1 करोड़ का निवेश करते हैं और उस समय पे गोल्ड का जो बढ़ के 1 करोड़ 10 लाख हो जाता है, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स कितना, कैपिटल गेन कितना हुआ आपके पास, 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ। तो उस समय पे आरबीआई आपसे, अगर आप जाते हैं और आरबीआई को बोलते हैं, आप प्राथमिक बाजार में अगर उसको बेचते हैं, तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। यानी कि मैं उसको बोलूं प्राइमरी मार्केट में कैपिटल गेन टैक्स नहीं था, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपने, जैसे वो चीज मैंने खरीद ली है और मैंने खरीदने के बाद मैं गया मार्केट में और मैंने आपको बेच दी, अब आप जब आरबीआई को बेचेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा और सेकेंडरी मार्केट पर कैपिटल गेन टैक्स था, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट पर नहीं था और पर सेकेंडरी मार्केट पर कैपिटल गेन टैक्स ये, ठीक है। तो याद रखना इसको, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे, क्योंकि गोल्ड का टॉपिक बहुत करंट में रहा है और गोल्ड के टॉपिक से क्वेश्चन बन के आने ही आने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, 2015 की स्कीम थी, न्यूनतम 1 ग्राम से स्टार्ट था, उसमें कितना 10 ग्राम से था, अधिकतम 4 केजी परिवार और 20 केजी ट्रस्ट के लिए था, मैच्योरिटी अवधि 8 वर्ष थी, उसमें 3 अलग अलग स्टेज थी और 5 वर्ष में इसको भुना सकते थे। आरबीआई के थ्रू होता था ये। और इसमें प्राइमरी मार्केट में अगर आप 5 वर्ष का डायरेक्ट सीधे आरबीआई से भुनाएंगे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप किसी को बेच देते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स इसमें लगेगा सेकेंडरी मार्केट में। ब्याज 2.5% था और जो कि टैक्सेबल था, लेकिन ऊपर वाली योजना में टैक्सेबल ब्याज नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, सरकार ने अभी स्कीम को क्या कर दिया, विमुद्रीकरण वाली स्कीम को बंद कर दिया है। और बंद करने के पीछे सरकार का सीधा सीधा रीजन ये था, पहली वाली को, कि सरकार जो इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रहा था, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्कीम, देखते हैं ये कब आई थी, 2015 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये थर्ड आया डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, ठीक है। डिजिटल गोल्ड में क्या हुआ, देखिए ये आई थी 22-23 में, 2022-23 में। इसमें क्या था कि आपको कहा जाएगा कि आप सोने में निवेश कर रहे हैं, ठीक है, आपको कहा जाएगा आप सोने में निवेश कर रहे हैं, एक्चुअल में आप सोने में निवेश नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आप खाली पेमेंट कर रहे होते हैं उसी का सोने का, पर आपको बताया जाएगा कि आपको सोने में निवेश कर रहे हैं। 2022-23 में स्कीम आई थी, उसको लेके कौन आया था, इसको लेके आए थे फोन पे। आप फोन पे में जाएंगे ना तो वहां पे लिखा होगा इन्वेस्टमेंट गोल्ड, तो आप फोन पे में, गूगल पे में, पेटीएम में, यहाँ पे लिखा होता है कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, तो आप उसके ऑप्शन में जाके आप वो मिनिमम से आपको 1 रुपए से लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप 1 रुपए 10 रुपए से लेकर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पेटीएम, ये इसको लेकर आए थे। और इसमें न्यूनतम इन्वेस्टमेंट कितना है, न्यूनतम निवेश 1 रुपए से, 1 रुपए से, मतलब 1 रुपए से प्रारंभ था, 1 से 10 रुपए से प्रारंभ, ये इसका न्यूनतम निवेश था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब लेकिन अब इसको कर कौन रहा था, ये संस्था इसको कर रही थी। अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये जब इस पे टैक्स कर रही है, जैसे मान लीजिए आप इन पे जाते हैं तो ये आपसे जीएसटी भी लेंगी, ये आपसे स्टोरेज चार्ज भी लेंगी, स्टोरेज चार्ज भी लेंगी, ठीक है। तो ये आपसे इस तरीके से पैसे लेती। इनका कहना क्या था, इनका कहना था कि देखो आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हो आप गोल्ड पे, तो आप गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और जब आप इस समय जो भी आपकी मेच्योरिटी का टाइम आएगा उस समय पे आप मेच्योरिटी के तौर पे हमसे 2 चीजें ले सकते हो, या तो आप पैसा ले लो जिस रेट पे मार्केट होगा, या आप चाहो तो हमसे गोल्ड ले लो, ये संस्था बोल रही थी। लेकिन ये बोल रही थी कि जैसे मान लीजिए आपका पैसा 1 लाख का 1,10,000 होता है, तो हम उसमें उस टाइम तक का जीएसटी काटेंगे, स्टोरेज चार्ज काटेंगे, और उसके जीएसटी स्टोरेज चार्ज जो भी उनका जो भी परसेंटेज था उस हिसाब से चार्ज वार्ज काट के फिर आपको उतना बचा हुआ पैसा देंगी। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनके साथ प्रॉब्लम थी ये नॉन रेगुलेट थी। कैसी थी ये नॉन रेगुलेट थी, नॉन रेगुलेट थी। और ये बात कही किसने थी, सेबी ने। सेबी ने कहा कि ये नॉन रेगुलेट है, ठीक है। तो सेबी ने कहा कि आप एक काम करो, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करके आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करो।
सेबी रेगुलेट करती है किसको? गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो सीबी ने कहा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करके इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको डिजिटल गोल्ड 2022-23 में आया, ये इस जो प्लेटफॉर्म थे जो इसको संचालित करते थे और इसमें जीएसटी चार्ज लगाते थे। इनका कहना था कि आप न्यूनतम 1 रुपए 10 रुपए से प्रारंभ कर सकते हैं इसको। नॉन रेगुलेट थी ये बात सेबी ने कहा, और कहा कि नॉन रेगुलेट होने के चलते इनका रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तो बाद में ये अपनी बात पर रहती है नहीं रहती है, यानी कि आपका रिस्क है। और फिर बाद में कहा कि आप सेबी इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के तहत आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। चौथी चीज देखते हैं इसमें एक और, किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रक्रिया, देखिए काफी न्यूज में रहा। ठीक है, इसमें न्यूज में रहने के पीछे कारण क्या था? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इस इसमें ये एक सर्टिफाइड स्कीम है। मतलब कि सर्टिफाइड कैसा है, इसका पूरा नाम है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफाइड स्कीम। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफाइड स्कीम, ठीक है। ये किम्बरले प्रोसेस सर्टिफाइड स्कीम, इसका नाम 2025 में 2025 में भारत इसका वाइस चेयरमैन था। वाइस चेयरमैन था, लेकिन अभी हाल ही में 2026 में भारत इसका क्या बना है? चेयरमैन बना है। और ये चेयरमैन कौन सी बार बन रहा है? थर्ड टाइम भारत इसका चेयरमैन बन रहा है। देखिए ये संस्था काम क्या करती है। अच्छा, एक पहली बात तो ये कि ये जो संस्था है ना, ये आपका सोने से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपका डायमंड से, हीरे से, डायमंड से रिलेटेड है। डायमंड से संबंधित है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि भारत इसका क्या बनाया हुआ है इस सर्टिफाइड स्कीम का? 2025 में इसका वाइस चेयरमैन बना था, 2026 में इसका चेयरमैन बना हुआ है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है जब भारत 2026 के लिए कि भारत इसका चेयरमैन बना हुआ है। ये किससे संबंधित है? सोने से नहीं है, डायमंड से संबंधित है। अब आपको पता है डायमंड के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, डायमंड दो भागों में होता है। एक डायमंड होता है कॉन्फ्लिक्ट, विवादास्पद, एक होता है नॉन कॉन्फ्लिक्ट। एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, एक होता है नॉन कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट और नॉन कॉन्फ्लिक्ट कौन से होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट नॉन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड होते हैं। जैसे मान लीजिए जो हीरा होता है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जैसे दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा सबसे ज्यादा हीरा होता है, कांगो में होता है ना। इन राज्यों में जो, इन जगहों पे जो हीरे होते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं। ये कौन से ग्रुप होते हैं? एक ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप क्या करते हैं, जो हीरे की खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं ना, इनको अगवा कर लेते हैं और फिर इनसे हीरे की, उस हीरे में जो होता है उसका काम, हीरा इनसे प्राप्त करते हैं, खदानों में काम करवाते हैं, उनसे हीरा प्राप्त करते हैं। उस हीरे को जो प्राप्त करने के बाद, उसकी प्रोसेस करने के बाद, फिर वो उसको एक ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। और ब्लैक मार्केट में बेचने के बाद उस हीरे का प्रयोग जो देशों में तख्ता पलट करने के लिए यूज करते हैं। तो उस हीरे का जो कि एक गलत तरीके से जो मार्केट में आता है, उसका गलत तरीके से उसका उपयोग किया था, उसके पैसे को, उस हीरो को कौन से क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और जो सही तरीके से मार्केट में आता है, जिसको एक प्रोसेस होता है और जो गवर्नमेंट अप्रूव के तहत आता है, उसको बोलते हैं हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अभी जो क्या संबंध है इसका? तो देखिए फिर एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफाइड स्कीम। इसके कितने इसमें सदस्य देश हैं? इसमें सदस्य देशों की कितनी संख्या है? 60 मेंबर है। 60 मेंबर है इसके। ठीक है, यूएनओ के सदस्य इसके अंदर सदस्य होते हैं, 60 मेंबर है। भारत इसका क्या है? चेयरमैन बना हुआ है। अब ये 60 देश अगर सर्टिफाइड कर देते हैं हीरे को, तो वो कौन सा हो जाता है? नॉन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये 60 देश अगर उसको मतलब सर्टिफाइड नहीं करते, तो ये कौन सा होता है? वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो किम्बरले प्रोसेस किससे क्यों न्यूज में था? क्योंकि भारत इसका 2026 में चेयरमैन बना है और तीसरी बार बना है, पहली बार नहीं बना, तीसरी बार बना है। 2025 में भारत इसका चेयरमैन था। इसमें 60 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सोने से रिलेटेड नहीं है, डायमंड से रिलेटेड है। और कॉन्फ्लिक्ट और नॉन कॉन्फ्लिक्ट दो प्रकार के डायमंड होते हैं, जिसमें जो गलत तरीके से जो ग्रुप्स होते हैं, जो पैरेलल चलते हैं, सरकार के पैरेलल चल के उस हीरो को प्राप्त करते हैं और मार्केट में उसका उपयोग सरकार तख्ता पलट करने या फिर गलत तरीके की गतिविधियों में करते हैं, उसको हम विवादास्पद बोलते हैं। और जो हीरा
सही तरीके से आता है। और इसको सर्टिफाइड कौन करता है? ये 60 मेंबर करते थे। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफाइड स्कीम के तहत जो 60 मेंबर हैं, अगर ये प्रोसेस सही कर देते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये ठीक तरीके से आया, तो उसको हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो वर्तमान में प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो हीरा है उसको नॉन कॉन्फ्लिक्ट बनाया जाए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। और कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो देशों के अंदर जो जितने विवादास्पद मुद्दे हैं, अफ्रीका वगैरह के हम देखते हैं, तख्ता पलट वगैरह की समस्या, वो काफी सुलझाने में मदद मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया। दूसरा देखिए, एक चीज और निकल के आती है सामने, और वो निकल के आती है कि ये आती है कि अभी हाल ही में आपने देखा कि हीरे में सबसे ज्यादा जो समस्या पैदा हो रही थी, हीरे की उतार चढ़ाव कीमत के आए थे, वो हीरे की नहीं, सॉरी, सोने की, है ना। देखते हैं, इसमें मैं हेडिंग डाल देता हूं, गोल्ड प्राइस क्राइसिस। गोल्ड प्राइस क्राइसिस। गोल्ड प्राइस क्राइसिस का मेरा मतलब है कि एकदम से बहुत सोना नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक वक्त 1,92,000 तक पहुंचा था, जो मैंने खुद देखा था, और अभी 1,55 हो गया लगभग। और 1,92 जो था वो रात में बंद होता है, तो 1,92 के आसपास बंद होता है, और अगले दिन सुबह वो लगभग 1,50 के आसपास पहुंचता है। ये 50,000 रुपए की मतलब जो डिफरेंस आ रहा है पर डे का, ये कोई बहुत ज्यादा तो सामान्य तो है नहीं है। एक प्रकार को हम उसको क्या बोल सकते हैं? क्राइसिस बोल सकते हैं। तो ये क्यों आ रहा है? देखिए, इसके आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके आने का सबसे बड़ा कारण है वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार मतलब वार कह सकते हैं, वार। वार किसके बीच में? यूक्रेन रूस और यूक्रेन। देखिए, होता क्या है, जब वार की संभावना बनती है तो लोग वाग कहां इन्वेस्टमेंट करें? उनको सबसे ज्यादा सेफ जगह दिखती है। वो लैंड में रिफॉर्म कर नहीं सकते, इंडस्ट्रीज लगा नहीं सकते। तो क्या होता है, जब वार चलता है तो उस वार में आप किसी, अब जैसे किसी भी आप देश के अंदर है, तो उस देश के अंदर आपको लगता है कि आप किसी देश में जहां पे वार चल रहा हो, वहां पे कोई उद्योग संचालित हो पाएगा, ठीक से डेवलपमेंट कर पाएगा, या वहां की चीजों को निर्यात आयात वहां से ठीक से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो लोग क्या करते हैं, उस जगह पर अपने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? गोल्ड में। तो वार क्या करता है? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ठीक है। दूसरा एक और कारण है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। मान लीजिए 100 रुपए की कीमत अभी 100 रुपए है, ठीक है। अब जो 100 रुपए से आप मान लीजिए 100 वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति में होता क्या है कि मुद्रा की कीमत घट जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अब जब 100 रुपए की कीमत में अगर मुद्रास्फीति बढ़ जाए, ठीक है, जरूरत से ज्यादा मुद्रास्फीति आ जाए, तो फिर होगा क्या कि आप जो वस्तुएं 100 रुपए की 100 वस्तुएं खरीद सकते थे, अब आप वो 100 वस्तुएं कितने की खरीद पाएंगे? 120 रुपए की, 125 रुपए की खरीद पाएंगे। यानी कि क्या हुआ, वस्तुओं की कीमत बढ़ गई और मुद्रा का मूल्य कम हो गया, यानी मनी इन्फ्लेशन हो गया। तो अब क्या होता है कि इस मनी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, तो वो 1 करोड़ की कीमत आने वाले समय में घट जाएगी, तो वो आपको रिटर्न तो दे नहीं रही है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है। आप मार्केट में जितनी चीजें आज खरीद सकते थे, वो बाद में उतनी चीजें नहीं खरीद सकते। तो लोग क्या करते हैं, इस मुद्रास्फीति के चलते क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गोल्ड गोल्ड खरीद लेते हैं। तो मुद्रास्फीति के चलते गोल्ड खरीद लेते हैं। तो जैसे ही यहां पे क्या था, वार हुआ, वार के चलते लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी इंडस्ट्रीज में, किसी निवेश में, कहीं उद्योग में निवेश कर नहीं सकते, तो वो कर दिया। दूसरा, मुद्रास्फीति चली, फिर लोगों ने गोल्ड खरीद लिया, यानी लोगों ने फिर से गोल्ड को इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। तो यहां पे अब क्या हो रहा है, बार बार डिमांड बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है सेंट्रल बैंक जो होते हैं, सेंट्रल बैंक, वो भी क्या कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। सेंट्रल बैंक का मतलब है जैसे भारत का आरबीआई है ना। ऐसे देशों के जितने सेंट्रल बैंक है, वो अपने रिजर्व में क्या बढ़ा रहे हैं, अपने रिजर्व को सेफ रखने के लिए गोल्ड को बढ़ा रहे हैं। तो जब सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदने लगेंगे, तो क्या होगा, अब वही बात है कि डिमांड फिर इतनी है और सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही ये डिमांड गोल्ड खरीदने लगेंगे, तो सप्लाई कम होने के चलते फिर गोल्ड की क्राइसिस आ जाएंगे, तो गोल्ड की कीमत बढ़ जाएगी। एक और कौन सा रीजन है? एक और रीजन है, देखिए, एक रीजन तो यही हो सकता है कि जो इसकी जो माइनिंग है, गोल्ड के भंडार तो उतने ही है ना, गोल्ड के भंडार ज्यादा तो है नहीं है। तो गोल्ड के भंडार, गोल्ड के जो निक्षेपण है, वो तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन डिमांड उसकी बार बार बढ़ेगी। डिमांड कहां बढ़ रही है? बाहर में बढ़ रही है, मुद्रास्फीति के तहत बढ़ रही है, सेंट्रल बैंक में बढ़ रही है। तो जब डिमांड और सप्लाई की बात आएगी, और सप्लाई और डिमांड के बीच में जितना लंबा गैप होगा, वो भी एक कीमत बढ़ाएंगे। तो मैं क्या क्या रीजन लिख सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई के चलते भी क्या होता है, गोल्ड की कीमत बढ़ती है, ठीक है। मान लीजिए डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, गोल्ड की कीमत क्राइसिस आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, 4-5 पॉइंट बताया कि गोल्ड की क्राइसिस क्यों बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको इससे पहले किम्बरले प्रोसेस बता दिया था क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज के लिए। फिर इससे पहले मैंने आपको गोल्ड से संबंधित डिजिटल बॉन्ड बता दिया था कि वो क्यों आया, सेबी ने उसको क्या बोला है कि वो नॉन रेगुलेट है। तो सेबी ने बोला है कि आप गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करें। इसके अलावा जो फिर मैंने आपको गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड के बारे में बताया और स्वर्ण विमुद्रीकरण की हमने बात की। इसके पहले फिर हमने बात की थी कि भारत में आयात में कौन सी रैंक है, भारत कितनी खपत करता है, और भारत में मतलब जो रिजर्व है भारत का वो कितने टन है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इसी तरीके से बन सकते हैं कि भारत गोल्ड से संबंधित जो क्वेश्चन बने, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल यूपीएससी के अंदर बल्कि पीसीएस के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ठीक है, मेरा ये थोड़ा सा आपको बताया है, और इसको आप थोड़ा सा स्टॉप करके पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।